वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और दोस्तों, सही टाइम पास हो रहा है। चलो फिर, बहुत टाइम पास कर लिया, अब पढ़ाई करते हैं। आज का चैप्टर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसका नाम है ग्रेविटेशन। ये सबको अपने पास खींच लेता है। दोस्तों, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में मास होता है वो ये फोर्स लगाता है। सबको लगता है कि बस अर्थ के पास ग्रेविटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। यानी ये मार्कर, मैं और तुम भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है और हम लोगों का मास बहुत कम है, इसलिए हमारी ग्रेविटी भी बहुत कम है। क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नोटिस कर पाते हैं। जैसे अभी मैं ये मार्कर हवा में छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा, और ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ये मार्कर मेरे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने तिनके के बराबर भी नहीं है। तो अगली बार जब कोई लड़का या लड़की तुम्हें कहे आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, तो उसे बता देना, बेटा तेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरी ग्रेविटी का कमाल है। तो दोस्तों, हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला न्यूटन बाबा जी की देन है। तुम्हें स्टोरी तो पता ही होगी। उसके सर पे एप्पल गिरता है और वो सोचता है कि ये सब चीजें नीचे क्यों गिर रही हैं, और फिर वो ग्रेविटी को डिस्कवर कर लेता है। पर यार, मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब वो टॉयलेट करने जाता था तब भी तो चीजें नीचे ही गिरती थी। तब उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि ये चीजें हवा में क्यों नहीं तैर रही। चलो अब न्यूटन बाबा जी का फॉर्मूला देखते हैं। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, मास m1 और m2 के, और उनके बीच का डिस्टेंस है d। तो वो जो फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे वो होगा F = G m1 × m2 अपॉन d²। इस फॉर्मूले को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हैं, और यहाँ G को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू है 6.673 × 10⁻⁻11। लर्न ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा इसकी वैल्यू दी जाएगी। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो G × m1 × m2 अपॉन d² के बराबर होता है। तो इसी फोर्स की वजह से हम लोग धरती से चिपके रहते हैं, और मून अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, और अर्थ और बाकी प्लेनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि समुद्र की लहरें भी मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठती हैं। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। हमें ये बताना है कि मून और अर्थ एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं। अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg। अपने चंदा मामा का मास है 7.4 × 10⁻22 kg। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3.84 × 10⁸ मीटर्स, और G की वैल्यू है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, F = G × m1 × m2 अपॉन d²। वैल्यूज डालनी है, कैलकुलेशन करनी है। और आंसर आ जाएगा 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। यानी अर्थ चंदा मामा जी पे 2.01 × 10⁻20 न्यूटन का फोर्स लगाती है, और सेम इतना ही फोर्स मामा जी अर्थ पे लगाते हैं। दोस्तों, तुम ये भी जानते होगे कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है।
तो जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इक्वल्स टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ m से m कट जाएगा और g इक्वल्स टू जी m1 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ m1 मास ऑफ अर्थ है और d है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली अर्थ के रेडियस के बराबर ही होगा। तो g हो जाएगा g इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, जहां r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। तुम लोग ये तो जानते ही हो अर्थ की शेप ओवल टाइप है। इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस सबसे ज्यादा होता है और नॉर्थ और साउथ पोल पे रेडियस कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि g की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है और पोल्स पे ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो चलो बहुत जी हो गया, अब g की वैल्यू निकालते हैं। अर्थ का मास है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg और रेडियस है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो सब की वैल्यूज डालने के बाद और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 9.8, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ोगे तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक टीटी की बॉल ली और एक बास्केटबॉल ली। इन दोनों का मास है 10 ग्राम और 2 किलो। अगर मैं इन दोनों को 10 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़ूंगा तो जमीन पर सबसे पहले कौन सी चीज पहुंचेगी? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, दोनों चीजें एक साथ गिरेंगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पर सेम होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। इनके मास का और नीचे गिरने का कोई लेना देना नहीं है और ये बात हमेशा याद रखना। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक बॉल फेंकी हवा में और वो 20 मीटर ऊंची गई और फिर नीचे आ गई। तो मुझे ये बताओ कि मैंने उस बॉल को कितनी स्पीड से ऊपर फेंका होगा और वो 20 मीटर की हाइट तक कितनी देर बाद पहुंची होगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यानी g की वैल्यू को तुम 10 ले लेना। चलो तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है कि बॉल 20 मीटर की हाइट तक गई और अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, यानी g इक्वल्स टू -10। यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, यानी जिस स्पीड से मैंने बॉल को ऊपर हवा में फेंका था। फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि बॉल हवा में जाके रुक जाती है और फिर नीचे आती है। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मोशन चैप्टर की वो 3 इक्वेशन अच्छे से याद हो गई होंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। तो हम v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as को यूज करेंगे। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आया है कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। चलो अब टाइम कैलकुलेट करते हैं जो उधर तक पहुंचने में लगा। टाइम निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस AT। अगर तुम कोई और इक्वेशन यूज कर रहे हो तो उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो तुम्हें जो अच्छा लगे उसे यूज करो।
मैं इस इक्वेशन से कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है तुम भी इस इक्वेशन को यूज करो। और लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होंगे, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे पकड़ना। उस रास्ते पे इसलिए मत चलना क्योंकि कोई और उस रास्ते पे चल रहा है। चलो तो अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। v इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू -10। तो अपना t यानी टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में हमारी गेंद 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। चलो बहुत हो गया, मुझे भी 20 मीटर की ऊंचाई पे जाना है। मेरा मतलब है छत पे जो कपड़े सूख रहे हैं उनको नीचे उतार के लाना है। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। आओ आओ, आज मैं तुम लोगों की आंखें खोलूंगा, तुम्हें अंधविश्वास के कुएं से बाहर निकालूंगा। तुम सबको लगता है ना कि मास और वेट सेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जब कहते हो कि तुम्हारा वेट 50 kg है, तो तुम एक्चुअली ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा मास 50 किलोग्राम है। तुमने नोटिस किया होगा, मैं हर ऑब्जेक्ट का मास बोलता हूं, ना कि उसका वेट। वेट तो टोटली डिफरेंट चीज है। वेट को तो हम केजी में नापते ही नहीं है। वेट एक्चुअली फोर्स होता है। ये फोर्स होता है जो अर्थ हम पे लगाती है। और अभी हमने पढ़ा था, अर्थ का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे mg के बराबर होता है, जहां m उस ऑब्जेक्ट का मास होता है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो तुम्हारा वेट एक्चुअली mg के बराबर होता है। यानी अगर तुम्हारा मास 50 kg है तो तुम्हारा वेट होगा 500 न्यूटन। उम्मीद करता हूं अब से तुम अपने वेट और मास के बीच का डिफरेंस समझ गए होगे। अब वेट एक्चुअली क्या होता है, mg, और वेट हर प्लेनेट पे चेंज होता रहता है। मून पे वेट होगा ma, जहां पे m ऑब्जेक्ट का मास होगा और a होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। तो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 1/6 होती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 6 न्यूटन है तो चांद पे पहुंचने के बाद उस ऑब्जेक्ट का वेट 1 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल है, अर्थ पे ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा मून पर जाने के बाद उसका वेट 1/6 हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। गोगी का मास है 40 kg, तो ये बताओ कि उसका वेट अर्थ पे कितना होगा और मून पे कितना होगा। सोचो सोचो। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। वेट ऑन अर्थ होता है mg के बराबर। m दिया है 40 kg और g हमें पता है 9.8, या फिर ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम g को 10 रख देते हैं। तो गोगी का वेट ऑन अर्थ हुआ 400 न्यूटन। अब मून पे आ जाओ, तो मून पे जो वेट होगा वो 1/6 होगा अर्थ के वेट का। तो अब हम 400 को 6 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 66.6666666666 न्यूटन के बराबर। यानी गोगी का मून पर वेट होगा 66.66 न्यूटन। चलो अब मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई तो समझ लेना तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है।
मुझे तो आर्ट टीचर बनना चाहिए था। चलो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। चलो बाबू, अब हम थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थ्रस्ट हम उस फोर्स को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ लगता है परपेंडिकुलरली, और प्रेशर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे बढ़िया मार्क्स लाने का प्रेशर, शादी करने का प्रेशर, और एक वो प्रेशर जो सुबह सुबह उठते ही बन जाता है। लेकिन साइंस के हिसाब से प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की एक और यूनिट होती है पास्कल, जो ब्लेस पास्कल के सम्मान में रखी है। पास्कल को हम PA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, गोगी लंगड़ी टांग खेल रहा था, उसका मास तो तुम्हें पता ही है 40 kg। तो तुम मुझे ये बताओ कि वो ग्राउंड पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। अगर उसका जूता रेक्टेंगल शेप का है, जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, और जिन्हें लंगड़ी टांग गेम के बारे में कुछ नहीं पता, वो ये समझ लो कि गोगी एक टांग पे खड़ा है। चलो अब फटाफट आंसर बता दो ताकि मैं तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक दे सकूं। तो दोस्तों, गोगी जो फोर्स ग्राउंड पे परपेंडिकुलरली डाल रहा है वो mg के बराबर होगा, यानी थ्रस्ट mg के बराबर है, जो कि है 400 न्यूटन। हमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, और यहाँ एरिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो पहले हम इन वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और तुम भी हमेशा याद रखना कि तुम लोगों को क्वेश्चन में हमेशा चीजें किलोमीटर या ग्राम या सेंटीमीटर में दी जाएंगी, पर तुम्हें सबको उनकी SI यूनिट में कन्वर्ट करना है और फिर आंसर निकालना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो, तो एरिया होगा 0.2 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर के बराबर, यानी एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। तो थ्रस्ट और एरिया की वैल्यूज डालने के बाद प्रेशर हो जाएगा 4000 पास्कल। यानी गोगी जब एक टांग पे खड़ा होता है तब धरती को 4000 पास्कल का प्रेशर झेलना पड़ता है। चलो, तो तुम पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसीलिए एक ब्रेक ले लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं अगले एपिसोड में। यार, मुझे तो अपनी आर्ट गैलरी का सपना टूटता हुआ दिख रहा है। सब कहते हैं मैं नर्सरी के बच्चों की तरह ड्रॉ करता हूं, बस उनसे थोड़ा सा और घटिया। वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। अब हम लिक्विड से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, लिक्विड चाहे वो पानी हो या ऑयल या कुछ और, ये सभी लिक्विड प्रेशर लगाते हैं वॉल्स पे, जिन वॉल्स में वो बंद होते हैं। जैसे पानी वाटर बॉटल में होता है तो वो बॉटल की हर साइड पे प्रेशर लगाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा तो होगा, तुम कोई चीज पानी में डालते हो तो वो तैरने लग जाती है और बहुत सारी चीजें डूब जाती हैं। जैसे पत्थर डूब जाता है और प्लास्टिक या लकड़ी तैरती रहती है। तो ये सब होता है बुएंट फोर्स की वजह से या फिर अप थ्रस्ट की वजह से। फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है
कि ये एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं उन चीजों पे जो इनमें डाली जाती हैं, और इसी फोर्स को बुओयंट फोर्स या अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट पानी में होता है तब उस पर दो फोर्सेस लगते हैं, अपथ्रस्ट और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है अपथ्रस्ट से तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है, और जब अपथ्रस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है या उसके बराबर होता है तो ऑब्जेक्ट तैरता रहता है। लेकिन अब हमें अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा ये निकालना तो आता नहीं, तो इसके लिए हम एक और चीज कर सकते हैं ये ढूंढने के लिए कि ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूबेगा। तो वो चीज है डेंसिटी कंपेयर करना। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा। और डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम। तो अब हम ये कह सकते हैं लकड़ी इसलिए तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, और लोहा इसलिए डूब जाता है क्योंकि लोहे की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। दोस्तों, मुझे अपना बचपन का किस्सा याद आ रहा है। जब मैं अपने गांव में जाता था तो उधर शावर या नल वगैरह तो होते नहीं थे, तो खुद ही कुएं से पानी लाना पड़ता था। तो जब मैं बाल्टी डालता था पानी में तब मैंने एक चीज नोटिस करी। जब बाल्टी को नीचे ले जाया जाता है तब बाल्टी बड़ी भारी सी लगती है, पर जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है वो अपने आप हल्की हो जाती है। तो इसके पीछे की साइंस को सबसे पहले आर्किमिडीज ने समझा था और फिर एक लॉ बनाया था जिसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में डालते हैं तब उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है जो कि उस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है जिसकी जगह उस ऑब्जेक्ट ने ली है। यानी व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड it experiences an upward force which is equal to the weight of the fluid displaced by it। तो जब मेरी बाल्टी कुएं के अंदर जाती थी तो वो उधर से कुछ पानी को हटा देती थी, तो जितना पानी वो हटाती थी उतने पानी का जो वेट होता था उसके बराबर का फोर्स बाल्टी को ऊपर धकेलता था, जिसकी वजह से मुझे बाल्टी हल्की लगती थी। हाँ, वो अलग बात है जब बाल्टी को पानी से निकालने की बारी आती थी तब तो बाल्टी को ऊपर खींचने में ही फट जाती थी। फिर बड़े लोग आते थे और पानी निकालते थे। मेरा काम तो बस इतना था, बाल्टी को पानी के अंदर पहुंचाना। चलो अब एक नया टर्म सुनो, रिलेटिव डेंसिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी बराबर होती है उसकी डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी के। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी 10.8 होती है, तो तुम लोग मुझे ये बताओ सिल्वर की डेंसिटी कितनी होती है? करो करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, तो फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी तो पता है 10.8 और वाटर की डेंसिटी भी हमें पता है, तो वैल्यूज डालो और सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाएगा जो कि होगा 10.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखा, सिंपल था। अरे तुम्हें वो तो पता होगा ना कि डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। चलो ध्यान रखना इस बात का, और अपना भी। अच्छे से रहो, खाओ पियो, ऐश करो, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का। तो चैप्टर यही ओवर हुआ। और मॉरल है? नहीं यार, इस बार कोई मॉरल नहीं है। मैं तुम लोगों से नाराज हूं यार, तुम लोग मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते ही नहीं हो और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मुझे तो लगता था तुम अपने भाई को सपोर्ट करोगे और बिना कहे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दोगे।
अब तुम क्या चाहते हो, मैं हर वीडियो के एंड में बोलना शुरू कर दूं? जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और माता जी का घंटा दबा दे और अंगूठा खड़ा करना ना भूले और इस चमत्कारी वीडियो को अपने जिगरी चड्डी बड़ी के साथ शेयर करना मत भूले। हाँ तो चलो, बहुत नाटक कर लिया मैंने। बाय, टेक केयर, मजे करो, लव यू।